राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो आरएसएस प्रमुख का किसी भी प्रधानमंत्री से मिलने उसके आवास पर जाना एक बहुत ही अप्रत्याशित घटना है। इसके पहले 1962 के युद्ध में नेहरू जी ने भी तत्कालीन आरएसएस प्रमुख गुरु गोलवलकर से मदद मांगी थी, लेकिन मंगलवार 29 अप्रैल को पीएम मोदी और मोहन भागवत की मुलाकात से ये साफ संदेश मिल रहा है कि जो भी एक्शन होगा वो बड़े पैमाने पर अपना प्रभाव छोड़ेगा और खुद पीएम मोदी भी इस बात का संकेत दे चुके हैं। इंडिया, उदय इंडिया। नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। बुधवार यानी 30 अप्रैल का पूरा दिन आज जो रहा वो बैठकों के नाम रहा। देश के नीति नियंता यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष लगातार बैठकों में उलझे रहे हैं आज पूरे दिन भर। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक की अध्यक्षता की है, जिसमें पहलगाम हमला और देश की सुरक्षा पर गहन चर्चा हुई। पाकिस्तान को माकूल जवाब देने की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया। इस बीच घोषणा कर दी गई कि पीएम मोदी मास्को के विजय दिवस समारोह में शामिल नहीं होंगे। इस कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो किसी अन्य राजनयिक द्वारा किया जाएगा। रूस की राजधानी क्रेमलिन से भी इस बात की पुष्टि हो गई है। पीएम मोदी के मास्को नहीं जाने पर यह खबर फैली कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन की मॉनिटरिंग घर बैठकर ही शायद करना चाहते हैं, इसलिए वो इस दौरान कहीं नहीं जाएंगे। भारत पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए सैद्धांतिक रूप से तैयार हो चुका है, क्योंकि सीसीएस की बैठक से पहले मंगलवार 29 अप्रैल को भी पीएम मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में बैठक करके उन्हें इस मामले में हर तरह की कार्रवाई करने की खुली छूट दे दी थी। यानी पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी पीएम मोदी से मिलने उनके निवास पर पहुंचे थे। राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो आरएसएस प्रमुख का किसी भी प्रधानमंत्री से मिलने उसके आवास पर जाना एक बहुत ही अप्रत्याशित घटना है। इसके पहले 1962 के युद्ध में नेहरू जी ने भी तत्कालीन आरएसएस प्रमुख गुरु गोलवलकर से मदद मांगी थी, लेकिन मंगलवार 29 अप्रैल को पीएम मोदी और मोहन भागवत की मुलाकात से ये साफ संदेश मिल रहा है कि जो भी एक्शन होगा वो बड़े पैमाने पर अपना प्रभाव छोड़ेगा और खुद पीएम मोदी भी इस बात का संकेत दे चुके हैं। इस बीच पहलगाम आतंकी हमले की जांच के तहत एनआईए की टीम स्पॉट पर पहुंच गई है। हाईटेक इक्विपमेंट के साथ स्पॉट पर जो एनआईए की टीम है वो जांच कर रहे हैं। एनआईए की टीम बैसरल घाटी में 3D मैपिंग करने गई है। अब तक दर्ज चश्मदीदों के बयानों के आधार पर एनआईए की टीम घटनास्थल पर 3D मैपिंग करेगी। इससे आतंकवादियों की एंट्री और एग्जिट पॉइंट की पुख्ता जानकारी मिल पाएगी। अभी तक 100 से ज़्यादा लोगों के बयान ऑन रिकॉर्ड लिए जा चुके हैं। 3D मैपिंग के जरिए आतंकवादियों के एस्केप रूट की भी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन कर दिया है। इसमें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व प्रमुख आलोक जोशी को इस बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पूर्व पश्चिमी एयर कमांडर एयर मार्शल पीएम सिन्हा, पूर्व दक्षिणी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह और रियर एडमिरल मोंटी खन्ना भी इस शामिल हैं। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में भारतीय पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त 2 सदस्य राजीव रंजन वर्मा और मनमोहन सिंह को भी रखा गया है। 7 सदस्यों वाले इस बोर्ड में वी वेंकटेश वर्मा सेवानिवृत्त आईएफएस हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अधिकारी हैं। इसके अलावा पहलगाम में जघन्य हत्याकांड पर पूरे देश की जन भावना को देखते हुए कश्मीरी नेता भी इस बार पाकिस्तान के पूरी तरह खिलाफ हो गए हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार को पूरा समर्थन देने की बात दोहराई है और उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान दुश्मनी चाहता है तो हम कश्मीरी भी पूरी तरह से तैयार हैं। पीएम मोदी जो करना चाहें वो करें। उधर भारत पाकिस्तान में युद्ध जैसे हालात को देखते हुए राजस्थान के सीमावर्ती जैसलमेर में स्थानीय लोगों ने खुद को सुरक्षित करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पहलगाम हमले का पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और पश्चिमी सीमा पर जो जैसलमेर है वहाँ का जो बॉर्डर इलाका है
वहाँ पे इस खतरे को देखते हुए बंकरों को तैयार किया जा रहा है। पुराने जो बंकर वहाँ मौजूद थे उनकी छतों को ठीक किया जा रहा है, उसमें कंक्रीट भरा जा रहा है और सीमेंट बंकरों को बाहर और अंदर से मजबूत बनाया जा रहा है। बॉर्डर पर जीरो लाइन फ्रंट पर बीएसएफ के जवान तैनात हैं। जैसे ही भारत कार्रवाई करने का ऐलान करेगा, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए फ्रंट पोजीशन पर बीएसएफ के साथ साथ सेना की स्ट्राइक कोर के जवान भी मोर्चा संभालने आ जाएंगे। हालांकि जंग की इन तैयारियों के बीच केंद्र सरकार अपना सामान्य कामकाज भी भूली नहीं है। बुधवार 30 अप्रैल को हुई कैबिनेट बैठक के बाद केंद्र सरकार ने पूरे देश में जाति जनगणना कराने का ऐलान किया है। ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि इस बात की मांग काफ़ी समय से कई अलग अलग राजनीतिक दल कर रहे थे और कांग्रेस भी इस मुद्दे पर काफ़ी समय से राजनीति कर रही थी कि देश में जाति जनगणना कराई जाए। अब इस जो सरकार केंद्रीय कैबिनेट ने जो ऐलान किया जाति जनगणना का, इसका संबंध काफ़ी हद तक मोहन भागवत जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि मोहन भागवत बोल चुके थे कि जाति जनगणना कराए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने गन्ने का एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो 355 रुपये प्रति क्विंटल तय कर दिया गया है और मेघालय से असम के बीच कॉरिडोर बनाने का फैसला भी किया गया है। हम आपको ये बता दें कि ये न्यूज़ क्लिप तो अब खत्म होने जा रही है, लेकिन पीएम मोदी की बैठकों का दौर अब तक जारी है और शायद देर रात तक जारी रहेगा। लेकिन उदय इंडिया आपको लगातार देश में घट रहे हर अपडेट की जानकारी देता रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।